नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता। जैसा कि आप लोगों को पता है, सिंधु सभ्यता की खोज से पहले हम जो हमारी वैदिक सभ्यता है उसको ही हम अपनी सबसे पुरानी सभ्यता मानते थे। जैसे ही इस सभ्यता के बारे में पता चला, और ये सभ्यता कुछ ऐसी वैसी नहीं थी। ये सभ्यता उन 4 महान जो सभ्यताएं थी हमारी दुनिया की, सबसे पुरानी सभ्यताएं जो थीं, जैसे कि बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता और इस प्रकार की जितनी भी सभ्यताएं थी उनमें हमारी गिनती होने लगी इस सभ्यता की खोज के बाद। अगर इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई। जैसे कि ये सभ्यता इसका ये कहाँ से आई है, कब आई, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ से जो भी साक्ष्य मिले वो सभी खनन के दौरान जो पुरातत्व वस्तुएं थीं उनके आधार पर हो पाई। यहाँ से कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिल पाया, और जो लिखित प्रमाण मिला उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। जो यहाँ की लिपि थी उसको आज तक समझा नहीं गया है। इस कारण से इसका पूरी तरीके से प्रमाण दे पाना कि ये कहाँ से आई, कब आई और क्यों आई, तो इन चीज़ों के सवाल हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बस एक नई विश्लेषण पद्धति आई है, कार्बन पद्धति, C40 कुछ नाम है, C40 नाम की। C40 कार्बन पद्धति के आधार पर इसको करीब 2500 से 1700 BC के मध्य माना गया है। यह सभ्यता उन प्रमुख जो सभ्यताएं थीं उनके समय के दौरान ही इसको माना गया है, और साथ ही इनके मिले साक्ष्यों, यहाँ की खुदाई से मिले साक्ष्यों के आधार पर यह हम कह सकते हैं कि इसका जो व्यापार था वो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता है, इनके साथ भी रहा था। ये सभ्यता जिस प्रकार से इसके आने का भी पता नहीं, उसी प्रकार इसके यहाँ से जाने का भी कोई पता नहीं चल पाया। कोई भी प्रमाण नहीं चल पाया कि इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी उन्नत सभ्यता को एकदम से गायब कैसे हो गई। कोई भी ऐसा कोई प्रमाण मिला नहीं है कि वहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आई हो या फिर किसी के द्वारा इन्हें भगाया गया हो, मारा गया हो या ख़त्म किया गया हो। एकदम से कहाँ गायब हो गई। लेकिन यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी भारत भूमि पर सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता हमारी भूमि पर जन्मी थी। तो समझते हैं इन चीज़ों को। अगर इसकी खोज की बात करें तो सबसे पहले एक नाम आता है चार्ल्स मैसन। ये एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। जब भारत में अंग्रेजी शासन था उस समय पर, समय है 1826 का, तो उस समय पर चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में पूरी तरह से कोई जानकारी तो नहीं दी। उन्होंने बताया तो नहीं कि कोई सभ्यता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी तो एक किताब के माध्यम से दी, और वो किताब थी हमारी नरेशन ऑफ जर्नी। एक पुस्तक थी। नरेशन ऑफ जर्नी बुक के माध्यम से उन्होंने इसके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी दी थी कि इस प्रकार की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इससे पूरी तरह से साक्ष्य नहीं दिए थे और ना ही कोई उपलब्ध अच्छी जानकारी दे पाए थे। इसके बाद बात हो गई और उसके कुछ समय बाद जब अंग्रेजी शासन के दौरान पंजाब के क्षेत्र में, जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है, पंजाब के 2 भाग हुए हैं, जिसका पूर्वी भाग हमारे भारत में आता है और पश्चिमी भाग पाकिस्तान में आता है। तो उस क्षेत्र में एक रेलवे की पटरी डाली जा रही थी, और उस रेलवे की पटरी डालने का काम जो कर रहे थे वो बर्टन बंधु कर रहे थे। बर्टन बंधु, ये 2 भाई थे। एक थे जेम्स बर्टन
एक थे हमारे जेम्स बर्टन और दूसरे थे विलियम बर्टन। ये दो भाई थे और उन्हीं की देख रेख में पटरी डालने का कार्य हो रहा था। तो इन्होंने वहाँ से एक रास्ते में कुछ पुरानी इमारत मिली, उन इमारत की ईंटों को उन्होंने पटरी के मध्य में लगा दिया। पटरी लगाने के लिए इन्होंने यूज में ले लिया और उन्होंने इसको सबसे पहले देखा था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने समझा कोई पुरानी इमारत होगी और ध्यान नहीं दिया। इसके बाद एक अधिकारी आए जो पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकारी थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम कनिंघम एक पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकारी थे। उन्होंने इसके लिए कुछ प्रयास किए, इसकी जानकारी जुटाने के लिए कुछ प्रयास इन्होंने किए, लेकिन पूरी तरह से ये भी यहाँ पर विफल रहे। उनके अगर काल की बात करें तो उन्होंने 1853 से लेकर 1856 तक इसके रिसर्च की, इसकी खोज करने की कोशिश की, प्रयास किया। इसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी आए। देखो ये चीज़ें आप नोट करते रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी आए, उनका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। समय था 1921। 1921 में एक प्रमाणिक तौर पर इन्होंने जानकारी दी कि हमारी इस भारत भूमि पर एक बहुत ही उन्नत सभ्यता की जानकारी मिली है। तो एक प्रमाणित रूप से जो जानकारी मिली वो हमें सर जॉन मार्शल के द्वारा 1921 में मिली। तब उन्होंने अपने अंतर्गत दो खनन अधिकारी बनाए। एक थे दयाराम साहनी और एक थे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के नेतृत्व में उन्होंने यहाँ पर खुदाई का कार्य शुरू किया। इसी से यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो किसने की? तो सिंधु सभ्यता की खोज का नाम आता है दयाराम साहनी। उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा जो एक क्षेत्र है पाकिस्तान में है, अभी उस समय भारत में हुआ करता था, उसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? दयाराम साहनी को जाता है। और सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा शहर की हुई थी। तो इसी कारण से सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो किसने की है? तो दयाराम साहनी ने की है। अगर किसी के नेतृत्व में आ जाए कि किसके नेतृत्व में हुई सिंधु सभ्यता की खोज, किसके नेतृत्व में हुई, तो वो हुई थी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में। 1921 में हुई थी। और सर जॉन मार्शल ने इस जो सभ्यता थी इसका जो काल बताया है वो बताया है 3250 BC से 1750 BC तक। 3250 BC से 1750 BC तक इन्होंने इसका काल बताया है। यानी कि BC से समझें तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से 3250 वर्ष पहले से लेकर 1750 ईसा के जन्म से पहले तक ये सभ्यता यहाँ पर रही। जो BC होता है इसका मतलब होता है जो आज का हमारा कैलेंडर है, इस कैलेंडर से पहले की बातें होती हैं, तो इसको हम BC में लिखते हैं। ठीक है। तो ये काल जो बताया था वो सर जॉन मार्शल ने बताया था। अलग अलग
यहाँ पर शोधकर्ता आए, अलग अलग शोधकर्ताओं ने अलग अलग तिथियाँ बताई, लेकिन किसी को मान्यता नहीं दी गई। सबसे ज़्यादा जो मान्यता मिली है वो एक नई कार्बन पद्धति आई C14 एक कार्बन पद्धति आई, कार्बन विश्लेषण पद्धति। इसके अनुसार इसका जो काल बताया गया है वो 2500 BC से 1700 BC 2500 BC से 1700 BC माना गया है और इसी को प्रमाणता मिली है। तो आपको याद रखना है कि क्या 2500 BC से 1700 BC किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग के द्वारा। कार्बन डेटिंग क्या होता है? किसी वस्तु पर उसके ऊपर कार्बन की परतें समय अनुसार जमती चली जाती हैं। जो जितनी पुरानी वस्तु होगी उस पर उतनी ही कार्बन जमती हो जाएगी। उन परतों का विश्लेषण करके इस प्रकार उसका पता लगा पाते हैं कि यह कितनी पुरानी हो सकती है। तो वहाँ से मिली वस्तुओं की कार्बन डेटिंग के द्वारा ये पता लगाया गया है कि 2500 BC से 1700 BC के मध्य में ये सभ्यता यहाँ पर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं नामों की। इसके क्या क्या नाम रहे होंगे? तो देखिए, इसके काफ़ी नाम मिलते हैं हमें इस सभ्यता के। एक नाम है हमारा सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद नाम आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किससे पड़ा है? कहीं पर भी जब सबसे पहले कोई चीज़ खोजी जाती है उसी के नाम पर ज़्यादातर नाम दे दिया जाता है। सबसे पहले अगर इसकी खुदाई की बात करें तो सबसे पहले कौन सा शहर खोदा गया? तो हड़प्पा शहर को खोजा गया। तो इसी कारण इसका नाम क्या दे दिया गया? हड़प्पा सभ्यता इसका नाम दे दिया गया। इसके बाद बात करें तो इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो देखिए, ये जिस क्षेत्र में मिली है उस जगह, उस समय पर नहीं, जिस क्षेत्र में ये मिली है वह पूरा क्षेत्र सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र हुआ करता था किसी समय पर। और जिस समय पर यह सभ्यता विकसित हो रही होगी, उस समय पर रही होगी, उस समय हो सकता है सरस्वती नदी भी रही हो। तो इसी कारण से इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है कि उस समय पर ये सरस्वती नदी के किनारे बसी होगी। अब वह सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है और अभी इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? हमें सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही एक नाम और आता है रावी नदी सभ्यता। रावी नदी सभ्यता क्योंकि इसका जो पहला जो नगर खोजा गया वो कहाँ पर खोजा गया? तो रावी नदी के तट पर खोजा गया। यानी कि मैं बात करूं हड़प्पा की, तो हड़प्पा कहाँ खोजा गया है? रावी नदी के किनारे पर खोजा गया है। इम्पोर्टेंट है, याद कर रखना है आपको। देखिए, हड़प्पा के बारे में बात आ जाए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक ही चीज़ होती है, हम बार बार एक ही चीज़ों को पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता। तो जैसे ही क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा की खोज कहाँ से हुई, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ऑप्शन जो निकल के आता है वो आता है सिंधु, क्योंकि सिंधु के नाम से वह है, तो हो सकता है वो सिंधु नदी के किनारे। पर ऐसा नहीं है। जो पहला नगर हमें खोजा गया था हड़प्पा, वह रावी नदी के किनारे खोजा गया था। हड़प्पा किसके नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसको रावी नदी सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें, एक नाम आता है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता का नाम किस प्रकार पड़ा है कि यहाँ की ज़्यादातर वस्तुएं कांसे की होती हैं। तो कांसा किससे बनता है? कांसा हमारा टीन और तांबे से मिलकर बनता है। टीन और तांबे के मिश्रण से हमें कांसा मिलता है। तो यहाँ पर जो वस्तुएं मिली वह कांसे से निर्मित मिली। कांसे की मूर्तियाँ निकली हैं, कांसे के बर्तन निकले हैं। तो इस कारण इस सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता पड़ गया था। ठीक है, अब बात की जाए कि कांस्य की खोज किसने की थी, तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने की थी। ठीक है, इसके साथ ही अगला नाम आता है ताम्र सभ्यता। ताम्र सभ्यता
ताम्र सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर तांबा भी मिलता है, भाई तांबे से तो कांसा बना है तो यहाँ से तांबा भी प्राप्त होता है, तो इसलिए इसका कारण, इसका नाम जो है ताम्र सभ्यता भी पड़ गया। इसके साथ और क्या पड़ा, तो इसको नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, नदी घाटी सभ्यता, क्योंकि ये नदियों और घाटियों के तटों पर विकसित हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम नदी घाटी सभ्यता भी कहा गया। ज़्यादातर जितनी भी सभ्यताएं हमें दुनिया में देखने को मिलती हैं वे सभी की सभी नदियों के किनारे विकसित होती हैं, क्योंकि नदियों के किनारे पर उन्हें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो जीने के लिए पर्याप्त होती है। पानी मिल जाता है, वातावरण मिल जाता है, और इसके साथ ही पशु संपदा भी वहीं पर मिलती है। इसके साथ बात करें तो वनस्पति वहाँ मिल जाती है, और सिंचाई क्षेत्र मिल जाता है, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इस कारण जो जितनी भी सभ्यताएं आई थी वो सभी की सभी हमारी नदियों के किनारे पर ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो यह जो सभ्यता थी यह नदी घाटियों की सभ्यता थी, ठीक है। तो इसके कारण इसको नदी घाटी सभ्यता भी कह दिया जाता है। इसके बाद बात करें और क्या क्या नाम थे, इसको एक नाम मिलता है नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता किस कारण से, क्योंकि इसकी पूरी जो हमें मिलता है, इसका कहीं से भी खुदाई करने पर पूरे क्षेत्रों में यह नगरीय सभ्यता के रूप में जानी गई है। नगरीय सभ्यता, नगर ही नगर निकले के आए हैं, कहीं पर भी गांव और इस प्रकार के क्षेत्र नहीं निकल के आए हैं, तो इस कारण इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और एकमात्र यह सभ्यता है जो इतनी सुलभ और एक इतनी अच्छी नगरीय व्यवस्था के साथ में इसका पूरे विश्व के अंदर सबसे जो उन्नत सभ्यता में नाम है तो हमारी सिंधु सभ्यता का नाम है। इस कारण इसको नगरीय सभ्यता भी कह दिया जाता है, ठीक है। ये तो रही इनके नामों की बातें। अब बात आती है कि ये लोग जो थे ये आए कहाँ से, ये सभ्यता कहाँ से आई, तो इसके बारे में काफ़ी मत हैं, अलग अलग मत हैं, उस पर भी नाम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये भारत का नक्शा है। यहाँ पर अगर सभ्यता की बात करें तो इसकी सभ्यता हमें यहाँ से लेकर इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो इसी के करीब में एक सभ्यता थी, इसका नाम था सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, ये सबसे करीब की सभ्यता थी हमारी सुमेरियन सभ्यता, और इसके साथ इसका व्यापार भी होता था, ठीक है। और कुछ वैज्ञानिकों ने इसी के आधार पर कहा था कि सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन लोग ही यहाँ पर आकर बसे थे और इनको सुमेरियन कहा जाता है। हालांकि इस बात को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता और हमारी सभ्यता जो थी उसमें काफ़ी अंतर था। यह जो सभ्यता थी, हमारी सभ्यता से थोड़ी पीछे थी, ठीक है, हमारी सभ्यता से काफ़ी पीछे थी। यहाँ पर जो नगरों का जो एक सुलभ और अच्छा नियोजन मिला है वह नियोजन यहाँ देखने को नहीं मिलता है। इसी कारण से इससे इसका नाम को जो जोड़ा गया है उसको मान्यता नहीं मिल पाती है। इसके बाद कुछ लोगों ने इसे आर्य भी बताया है, कुछ लोगों ने इन्हें आर्य भी बताया है कि पहले ये लोग आर्य हुआ करते थे और इन्होंने ही यहाँ पर आकर इस सभ्यता का निर्माण किया है, और इसके बाद ये यहाँ से होकर ही वैदिक सभ्यता के रूप में रूपांतरित, मतलब इसी सभ्यता का रूपांतरित हुआ है वैदिक सभ्यता में। मतलब ये लोग भी आर्य हुआ करते थे और वैदिक लोग भी आर्य थे, ठीक है। तो इसको आर्य के साथ जोड़ा गया है, लेकिन इसको भी मान्यता नहीं मिल पाई है, बिल्कुल भी मान्यता इसलिए नहीं, इसको इसलिए नहीं मिल पाई है क्योंकि वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत अधिक अंतर इसलिए पाया जाता है कि देखिए, आर्य जो थे वह एक ग्रामीण थे, इनकी जो सभ्यता थी वो एक ग्रामीण थी, ठीक है। और यहाँ पर जो सभ्यता मिलती है वो नगरीय मिलती है। इनसे पहले थी, आर्यों से पहले, मतलब बात करें वैदिक सभ्यता से पहले हमारे देखने को मिलती है ये सिंधु सभ्यता। यहाँ पर नगरों का इतना अच्छा नियोजन और नगरीय सभ्यता थी। अगर कोई इंसान अगर गांव से नगर में जाता है वापस गांव में नहीं जाता है, क्योंकि उसे जो सुख सुविधाएं और जो उनका विकास होता है वो गाँव में नहीं हो पाता। तो आपने देखा होगा ये चीज़ें। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने इतना विकास करने के बाद दोबारा वो झोंपड़ियों में रहेंगे?
ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसी कारण से आर्यों को इससे नहीं जोड़ा जाता। साथ ही इसके साथ बात की जाए तो आर्य जो सभ्यता थी वह एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर हमें लड़ाई वाले औजार, हथियार, ऐसी चीज़ें मिलती हैं उनकी सभ्यताओं में, लड़ाई युद्ध की बातें मिलती हैं। लेकिन ये जो सभ्यता थी यह एक शांति प्रिय थी। इनके जो खुदाई हुई है, इन खुदाई में एक भी ऐसा चीज़ नहीं मिली है जिससे हम कह सकें कि ये हिंसक या युद्धों को जानती भी थी। तो यहाँ से ना तो कोई हथियार मिला है ना कुछ, तो यह एक शांति प्रिय थी और ऐसा हमें वैदिक सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो इसी कारण इसको यहाँ से जोड़ना भी बिल्कुल गलत होगा। तो आर्यों के साथ भी नहीं थी। इसके बाद बात आती है कि इसको ये जो लोग थे ये द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे और इसी तत्व को सबसे ज़्यादा मान्यता मिलती है। भूमध्य सागर के जो लोग थे उनके आधार पर इनको कहा गया है, क्योंकि द्रविड़ लोग बहुत पुराने हुआ करते थे और वहाँ की जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया के थोड़ा दूर पड़ती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता तो अफ्रीका में गई, मिस्र की सभ्यता। तो देखिए भूमध्य सागर हमारी बिल्कुल पृथ्वी के जो मध्य में है, वहाँ पर द्रविड़ लोग रहा करते थे। उन लोगों की सभ्यता के साथ जोड़ा जाता है और वहीं से एक इनको मान्यता मिलती है कि हो सकता है ये वो लोग हों। हालांकि इसमें भी अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है, हो सकता है। देखिए अगर हम अपनी सभ्यता की बात करें तो हमारी सभ्यता का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 3 देशों में मिलता है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। और यहाँ से करीब अब तक 1500 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं इस सभ्यता के। इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि अगर मिस्र की सभ्यता साथ ही मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी एक कर दिया जाए, दोनों को एक कर दिया जाए, उससे भी 12 गुना बड़ी सभ्यता थी हमारी, यानी कि सिंधु सभ्यता। इससे 12 गुना अधिक बड़ी थी। इतनी बड़ी सभ्यता, देखिए अगर कोई सभ्यता इतनी विकसित हुई है इसका मतलब है कि वह काफ़ी समय पुरानी रही होगी। ठीक है, काफ़ी समय पुरानी रही हुई। ये जो सभ्यताएं मिली हैं छोटे स्थलों पर मिली हैं इसके मुकाबले, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता सबसे पुरानी हो सकती है, क्योंकि इतने समय रहने के बाद ही तो उन्होंने इतना बड़ा क्षेत्र पर और इतने अच्छे विकास किया था अपना। जो जितना समय पर रहेगा उतना ही विकास करेगा। तो यहाँ पर जो उन्होंने अपने क्षेत्रफल में विकास किया, अपने रहन सहन में विकास किया, अपने नगरीय नियोजन में विकास किया है, इतना विकास हमें इनमें देखने को नहीं मिलता है। तो इससे हम कह सकते हैं दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो हमारी सिंधु सभ्यता हो सकती है। ठीक है। और जो यहाँ पर उन्होंने विकास किया हो वो यहाँ से दूसरी जगह क्यों जाएंगे? वहाँ पर ये इतने बड़े क्षेत्र को छोड़कर ये छोटे छोटे मिस्र और मेसोपोटामिया या फिर भूमध्य सागरीय इन जगहों पर क्यों जाएंगे? क्योंकि इसलिए इस तत्व को भी अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था और वह हम इंडियनों को बहुत ही तुच्छ समझा करते थे। उसी कारण इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर इतनी विकसित सभ्यता होना, यानी कि इन लोगों का पृथ्वी पर सबसे पुराना और सबसे समझदार दिखाना बहुत गलत होगा। इसी कारण इन्होंने हमारी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से आना या उसके साथ जोड़ना बताया है। अगर यह सच्चाई देखी जाए तो हमारी सभ्यता इतनी विकास, इस ज़मीन पर इतनी विकास की और इतने विकास करने के बाद, इतने बड़े क्षेत्रफल में फैलने के बाद भी उन्हें नंबर 1 की पोजीशन नहीं मिल पाई। इसका मतलब यही है कि उनकी मंशा खराब थी। ठीक है, ये चीज़ें तो रहीं। अब बात कर लेते हैं आगे। अगर इसके विस्तार की बात करें, अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये अभी मैंने बताया ये 3 देशों में मिलती है। अफ़गानिस्तान के दो क्षेत्र मिलते हैं अफ़गानिस्तान में। दूसरा मिलता है हमारा पाकिस्तान, इसके बाद मिलता है हमारा भारत। इन तीनों क्षेत्रों में ये हमें देखने को मिलती है। इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल था टोटल 13 लाख किलोमीटर। 13 लाख किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल था। बहुत ही बड़ी सभ्यता थी, बहुत ही बड़े विकसित थी।
हाँ, और अफगानिस्तान में इसके कितने स्थल मिले हैं? तो अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल मिले हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 500 स्थल मिले हैं, और भारत में बात की जाए तो भारत में 900 स्थल इसके खोजे गए हैं। तो करीब करीब लगाकर, और इसके बाद भी छोटे मोटे काफ़ी रह जाते हैं, तो समथिंग 1500 स्थल अब तक इनके खोजे जा चुके हैं। तो इसके विस्तार की बात करें तो सबसे जो ऊपरी हिस्सा मिलता है, यानी कि बात करें सबसे उत्तरी हिस्सा जो हमें मिलता है, तो वह जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है अखनूर में एक मांदा नामक स्थल मिला है, जो चिनाब नदी के किनारे है। कहाँ है? चिनाब नदी के किनारे एक हमें मांदा स्थल मिला है, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अखनूर क्षेत्र में है। जम्मू कश्मीर राज्य के अखनूर ज़िले में क्या है? मांदा क्षेत्र मिला है, सबसे उत्तर में। अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में एक क्षेत्र मिला है दैमाबाद, जो कहाँ पर है? तो बात करेंगे ये महाराष्ट्र के अहमदनगर, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अहमदनगर में दैमाबाद नाम का एक स्थान मिला है, जो गोदावरी नदी के तट पर है। कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी के तट पर है। गोदावरी नदी के तट पर हमें दैमाबाद देखने को मिलता है। यह हमारा सबसे दक्षिणी, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। इसकी बात करें अगर पूरब की, तो पूरब में एक स्थान है मेरठ, उत्तर प्रदेश में मेरठ क्षेत्र में, जिसका नाम है आलमगीर नाम के एक स्थान पर इसका सबसे पूर्वी स्थान खोजा गया है। और यह किस नदी के किनारे है? तो यह हिडन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? तो यह हिडन नदी के किनारे है। अगर बात की जाए इसके सबसे पश्चिमी स्थल की, तो सबसे पश्चिमी स्थल है हमारा बलूचिस्तान में सुतका गैडोर एक स्थान मिला है, सुतका गैडोर। और अगर इसकी बात की जाए कौन सी नदी के किनारे है, तो नदी है यहाँ पर दास्क नदी के किनारे सबसे पश्चिमी स्थल खोजा गया है, जो है सुतका गैडोर, सबसे पश्चिमी। ठीक है। इसी प्रकार इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है वो टोटल 13 लाख किलोमीटर हो जाता है। और इसकी अगर आकृति की बात की जाए तो एक त्रिभुजाकार हम आकृति से कह सकते हैं। इसकी आकृति किस प्रकार हो जाएगी? आकृति इसकी त्रिभुजाकार हो जाएगी, शंकुनुमा हो जाएगी। ठीक है। तो याद रखना है सबसे उत्तर में कौन सा है? तो मांदा है अखनूर ज़िले में, जो चिनाब नदी के किनारे है। अगर बात की जाए सबसे दक्षिणी की, तो दैमाबाद है अहमदनगर में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे है। अगर बात की जाए सबसे पूर्वी की, तो वह यूपी मेरठ में है, और कौन सा है? आलमगीरपुर है। किस नदी के किनारे है? तो वह हिडन नदी के किनारे है। बात की जाए अगर सबसे पश्चिमी की, तो वह कौन सा होगा? तो वह हमारा सुतका गैडोर होगा। कहाँ मिला है? बलूचिस्तान में मिला है। कौन सी नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के किनारे है। ये चीज़ें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनका टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो टोटल क्षेत्रफल की बात कर लें तो 13 लाख किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। स्थान टोटल कितने होंगे? तो करीबन 1500 इसके स्थल अब तक खोजे जा चुके हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। इसके बाद बात करें, देखिए कहाँ पर है? अफगानिस्तान में 2 हैं, पाकिस्तान में 500 हैं, और भारत में 900 हैं। इस प्रकार ये लगभग मैंने बताया है, ऊपर नीचे है। तो इसकी टोटल संख्या जो है 1500 से ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है। अब मैं बात करूं, जैसे कि अगर हमें थोड़ा मोटे जो इम्पोर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं। अगर अफगानिस्तान में कितने हैं? 2 हैं। तो अफगानिस्तान में कौन कौन से हैं, एग्जाम में आ सकते हैं? तो एक आ जाता है हमारा शोर्तगोई,
एक स्थान है हमारा सोर्तगोही और दूसरा है सुंडीकाक। तो दूसरा है हमारा सुंडीकाक, दूसरा है हमारा सुंडीकाक, एक हमारा सोर्तगोही और सुंडीकाक, दो ही हैं और दोनों ही मैंने रख दिए हैं। ठीक है, अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट कौन से रहेंगे हमारे महत्वपूर्ण, तो एक रहेगा हमारा हड़प्पा, जो सबसे पहला स्थल है खोजा गया। सबसे पहला स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा हमारा सबसे पहला स्थल खोजा गया था। कौन सी नदी के किनारे खोजा गया, याद रख लेना है, तो रावी नदी के किनारे यह स्थल खोजा गया। ठीक है, कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद बात करें तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसके बाद बात करें तो मोहनजोदड़ो से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समाधियाँ मिली हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिली है, समाधियाँ मिली हैं। अगर आपको एक चीज़ और बता दें, मोहनजोदड़ो को बोला जाता है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पर दफनाने के साक्ष्य मिले हैं लोगों को, और जो हमारा शमशान के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, समाधियाँ मिली हैं मोहनजोदड़ो से, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट समाधि है जिसका नाम है R37। इसके बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये ध्यान रखना है, ये हड़प्पा से मिली है। ये समाधि हमें कहाँ से मिली है, R37, वह हड़प्पा से मिली है। काफ़ी बड़ी समाधि है और कहाँ से मिली है, हमें हड़प्पा से मिली है। याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मृतकों टीला है तो वहीं से मिली हो, तो ये याद रख लेना है, हड़प्पा से मिली है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो पाकिस्तान से हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किसके नदी के किनारे है, तो हमारे सिंधु नदी के किनारे है। इसके बाद बात करें मोहनजोदड़ो किस नदी से हो जाएगा, ये सिंधु नदी से हो जाएगा। ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे है। इसके बाद बात करें तो अगला आता है हमारा पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेंट है, चहूदड़ो और कोटदीजी। चहूदड़ो और कोटदीजी, चहूदड़ो और कोटदीजी, ये भी दोनों कहाँ मिले हैं, हमें सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चहूदड़ो कोटदीजी कहाँ पर हैं, ये पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे मिले हैं, तो सिंधु नदी के किनारे हमें मिले हैं। इसके बाद बात करें सुतका गैडोर, ये कहाँ मिला है, हमें बलूचिस्तान में मिला है। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में। तो सुतका गैडोर सबसे पश्चिमी हमारा जो क्षेत्र है, सुतका गैडोर में कहाँ है, ये बलूचिस्तान में मिला है। ठीक है, याद रखना है, बलूचिस्तान में मिला है सुतका गैडोर। तो इम्पोर्टेंट हमारे पाकिस्तान के। और इसके बाद और अगर याद कर हो तो पाकिस्तान में मिलता है डाबरकोट और बालाकोट, इन्हें भी हम याद रख सकते हैं। ये पाकिस्तान में मिले हैं इम्पोर्टेंट स्थल। ठीक है, तो याद रखने हैं कौन कौन से हैं हमारे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो, कोटदीजी, सुतका गैडोर, डाबरकोट और बालाकोट। ये इम्पोर्टेंट हमारे पाकिस्तान क्षेत्र से जो मिले हैं वे है। अब बात कर लेते हैं भारत में। तो भारत की अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कौन कौन से स्थल हैं, जैसे मैं मिटा देता हूं। देखो, भारत में अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक जम्मू कश्मीर से नीचे आए तो पंजाब के बगल में आए तो हरियाणा के बगल में जाएं तो यूपी, और यूपी से अगर इसके नीचे आए तो हमारा राजस्थान, और राजस्थान से नीचे जाएं, ये हमारा राजस्थान हो जाएगा, और इसके नीचे जाएं तो गुजरात, और इधर में जाएं तो महाराष्ट्र। तो इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है ये सभ्यता। जैसे जम्मू कश्मीर कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, हमारा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इन क्षेत्रों में यह सभ्यता देखने को मिलती है। आप लिख भी सकते हो इन्हें, कौन कौन से क्षेत्र हैं हमारे, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, अगर बात की है कौन कौन से हैं तो देखिए, जम्मू में हमें सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है, जम्मू कश्मीर में मांदा। ठीक है, सब इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है सिंधु सभ्यता का, तो मांदा है। ठीक है, सबसे पहले यही क्वेश्चन बन के आता है। इसके बाद बात करें
पंजाब में, तो पंजाब में हमें याद रखना है रोपड़। पंजाब में हमें याद रखना है रोपड़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रोपड़। रोपड़ से काफ़ी सामान मिले हैं, तो पंजाब से याद रखेंगे, पंजाब से रोपड़, और इसके साथ याद रखेंगे संघोल। संघोल, तो पंजाब से 2 क्षेत्रों को याद रखना है, पंजाब से रोपड़ और संघोल को। इसके बाद बात करें हरियाणा। हरियाणा से हमें याद रखने हैं बनवाली और राखी खड़ी। हरियाणा से याद रखना है बनवाली और राखी खड़ी। राखी खड़ी, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी और बनवाली को हमें हरियाणा से याद रखने ना, ठीक है। इसके बाद बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में क्या याद रखना है हमें, तो राजस्थान में हमें याद रखना है कालीबंगा। कालीबंगा, इसके नाम से ही आ जाएगा ये किस लिए फेमस था, यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ मिलती थी। काला बंगा मतलब होता है चूड़ियाँ, तो कालीबंगा, कालीबंगा यानी काली चूड़ियों के कारण यहाँ पे काली चूड़ियाँ मिलती हैं, तो कालीबंगा हम याद रख लेंगे। कालीबंगा के बाद हमें याद रखना है राजस्थान में बालाथल। बालाथल, ठीक है, बालाथल याद रखना है। तो कालीबंगा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान का सबसे, राजस्थान में कौन सी क्षेत्र में आता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा कालीबंगा है, राजस्थान में आता है। हनुमानगढ़ और से गंगानगर क्षेत्र में ये हमें देखने को मिलती है, इसके अवसर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो जुते हुए खेतों के प्रमाण हमें कहाँ से मिलेंगे, तो कालीबंगा से मिलेंगे। इसके साथ ही इसका क्वेश्चन आता है कि काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ पाई मिलेंगी, तो हमें कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। इसके बाद बात करें हम यूपी की। यूपी में कौन कौन से क्षेत्र हैं उन्हें याद रखना है, तो आलमगीरपुर, संधौली और बड़गांव। आलमगीरपुर ये हमारा सबसे पूर्वी हो जाएगा, आलमगीरपुर। इसके बाद बात करें तो संघोली, और इसके बाद बात करें संघोली के बाद हमारा हो जाएगा बड़गांव। बड़गांव हमारा बड़गांव हो जाएगा, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को याद रखना है यूपी में, आलमगीरपुर हुआ। इसके बाद बात करें तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमें एक ही याद रखना है, वो क्या है हमारा दैमाबाद, ठीक है। महाराष्ट्र से हमें क्या याद रखना है, दैमाबाद। दैमाबाद सबसे पश्चिमी, सबसे दक्षिणी क्षेत्र हमारा दैमाबाद, यही क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बात करें तो आप ले लेते हैं गुजरात को। गुजरात में सर्वाधिक क्षेत्र देखने को मिलते हैं हमें, गुजरात। तो गुजरात में क्या क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है लोथल। लोथल से काफ़ी चीज़ें मिली हैं। लोथल एक बंदरगाह भी था, लोथल क्या था, एक बंदरगाह भी था। यहाँ पर बंदरगाह के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर जहाज़ों के जो जहाज़ है, जहाज़ बनाने के जो कारखाने हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, तो वह हमें लोथल से मिलते हैं। लोथल से और क्या याद रखना है, लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। देखो घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य सिर्फ लोथल से मिले हैं, पूरी की पूरी हमारी जो सिंधु सभ्यता है वहाँ कहीं से भी नहीं मिलते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर घोड़े पाए जाते थे उस समय, ये यहाँ पर घोड़े रखते थे। तो ये जो है कि यहाँ पर बंदरगाह थे और दूसरी जो सभ्यताएं थी उनके साथ ये व्यापार करते थे। तो वहाँ से हो सकता है कि कभी कभी कोई घोड़ा आया हो, ठीक है, और वापस ना जा पाया हो और ख़त्म हो गया, तो उसके अस्थि पंजर मिल गए। हालांकि यहाँ का जो क्षेत्रीय पशु नहीं था, यानी इस घोड़े को ये नहीं जानते थे या नहीं पालते थे, ठीक है। तो यहाँ से एक ही जगह से मिलते हैं घोड़े के अस्थि पंजर। और क्या क्या मिला है, तो लोथल से अगर बात करें तो यहाँ पर चावल के दाने मिले हैं। यहाँ से चावल के साक्ष्य भी यहाँ से देखने को मिलता है हमें लोथल से, ठीक है। तो लोथल से हमें अस्थि पंजर देखने को मिलते हैं और जहाज़ों के कारखाने देखने को हमें मिलते हैं लोथल में, ठीक है। ये एक बंदरगाह हुआ करता था। इसके साथ ही एक और बंदरगाह हुआ करता था, सुतका गैडोर। तो सुतका गैडोर हमारा ये जो वो भी क्या है, हमारा एक बंदरगाह है। वहाँ से भी हमारा दूसरे राज्यों के साथ पानी के माध्यम से हम आने जाने में आते जाते थे, ठीक है। गुजरात में क्या है, तो लोथल,
ठीक है। इसके बाद बात करें तो देखिए एक चीज़ और है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है राखी खड़ी, जो कहाँ है, हरियाणा में। अगर बात की जाए भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वह हमारा राखी खड़ी है। ध्यान रखना है, भारत में सबसे बड़ा राखी खड़ी है। अगर बात की जाए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो वह है मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। और अगर भारत में बात की जाए तो राखी खड़ी सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद बात करें गुजरात में और कौन कौन से हो जाएंगे, तो गुजरात में और होंगे हमारे धौलावीरा, अब धौलावीरा के बारे में कैसे याद रख सकते हैं, तो धौलावीरा में हमें जैसे कि ये जितने भी हमारे पास इस सभ्यता के जो शहर मिले हैं, वह उन शहरों में दो प्रकार की चीज़ें मिली हैं, यानी कि दो प्रकार से ये रहते थे, दो प्रकार के टीलों में रहते थे ये, ठीक है। और ये दोनों टीले एक चार दीवारी से सुरक्षित रहा करते थे, मतलब एक चार दीवारी बना दी जाती थी उन शहरों के बगल में। और जैसे कि हो सकता है कि बाहरी जानवरों से रक्षा के लिए या फिर बाहरी लोगों से रक्षा के लिए ये एक दीवार का निर्माण करते थे अपने चारों तरफ। और इस प्रकार के दो क्षेत्र हुआ करते थे, एक ऊंचे टीले पर होता था, एक नीचे टीले पर होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर दो प्रकार के लोग रहा करते थे, एक उच्च वर्ग के लोग और एक निम्न वर्ग के लोग। उच्च वर्ग के लोगों में जैसे शामिल हो सकते हैं वहाँ के राजनीतिक लोग या फिर वहाँ के व्यापारिक लोग, पैसे वाले लोग, और निम्न में होते थे श्रमिक टाइप के गरीब लोग, किसान लोग। तो किसान इस प्रकार के हमें निम्न में देखने को हो सकते हैं, है ना, और उच्च में हो सकते हैं पैसे वाले, राजनीतिक और व्यापारी लोग। तो इस प्रकार के दो टीले हर सभ्यता में दो टीले देखने को मिलते हैं। लेकिन धौलावीरा में क्या थे, तीन टीले देखने को मिले हैं। धौलावीरा में कितने टीले देखने को मिले हैं, तीन टीले देखने को मिलते हैं धौलावीरा में, और एकमात्र धौलावीरा में ही तीन टीले देखने को मिले हैं। क्या हो सकता है, तो देखिए दो टीले तो प्रत्येक में हैं, ठीक है। तो तीसरा टीला हो सकता है कि बाहर से आने वाले शरणार्थियों को या फिर बाहर से आने वाले व्यापारियों को रखने के लिए एक अलग से बनाया गया हो। तो इस कारण से यहाँ पर क्या है कि तीन टीलों का देखने को मिलता है, तीन टीले देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें तो हमारे गुजरात में अगला आता है सुतकोददा, ठीक है। सुतकोददा स्थल मिलता है। धौलावीरा में एक चीज़ और ध्यान रख लेनी है, धौलावीरा में एक सुव्यवस्थित नालियों की संरचना मिली है, सुव्यवस्थित नालियों की व्यवस्था मिली है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था मिली है धौलावीरा से, ठीक है, याद रख लेना है। सुतकोददा, यहाँ से एक और मिलता है सुतकोददा। इसके साथ मिलता है रंगपुर, इसके साथ मिलता है भगत राव। इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी क्षेत्र देखने को मिले, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों में यह लोग रहा करते थे। अब देख लेते हैं इनके नगरीय नियोजन के बारे में। तो नगरीय नियोजन किस प्रकार का हुआ करता था, तो नगरों की बात करें, ये दो प्रकार के टीले हुआ करते थे, एक उच्च टीला और एक निम्न टीला, ये दो प्रकार के टीले हुआ करते थे, ठीक है। इन टीलों की क्या खासियत थी, इन टीलों को एक दूसरे के सीधे समान नहीं होते थे, ये थोड़े आगे पीछे रहते थे, एक टीला यहाँ है और टीला यहाँ है, इस प्रकार से रहते थे। किस प्रकार, इसलिए क्योंकि अगर सूर्य यहाँ से उगता है तो इसकी छाया जो ऊंचाई पर है, टीला ऊंचाई पर है, तो इसकी छाया यहाँ पड़ेगी, और यहाँ अगर ये टीला बना होगा तो इसके धूप नहीं लग पाएगी। अगर ये किसान होंगे तो इनकी फसलों को धूप की ज़रूरत होती है, तो वो नहीं, इसी कारण इनको ना एक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे कि इनकी परछाई, इससे कोई समस्या ना रहे, तो इस प्रकार से इन्हें बनाया जाता था। दूसरी क्या है कि इन दोनों टीलों को एक सुरक्षा दीवार से सुरक्षित किया जाता था, एक सुरक्षा दीवार बनाई जाती थी इन टीलों के चारों तरफ, ठीक है, रहती थी। इसके साथ ही बात करें तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है वो नगर नियोजन कैसे, कि यहाँ के बीच में जो सड़कें मिली हैं वो एक समकोण पर काटती थी, जो सड़कें थी वह समकोण पर काटती थी,
बिल्कुल सीधी समकोण पर 90 डिग्री पर, जो आज के ज़माने में हम देखने को आज के ज़माने में ये पूरी तरह से प्रॉपर नहीं मिलती हैं, लेकिन उस ज़माने में मिलती थी। ठीक है, इसी से हम देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी थी। अब देखिए ये जो बड़ी जो सड़क, इसमें दो प्रकार की सड़कें होती थी। एक मुख्य सड़क होती थी, इसके बाद एक छोटी सड़कें होती थी। जो मुख्य सड़क हुआ करती थी वह समकोण पर काटती थी, उसी प्रकार छोटी सड़कें भी समकोण पर काटती थी। जो नगर बनाए, जो भवन बनाए जाते थे, जैसे मैं बात करूं, ये बड़ी सड़कें हो गई और छोटी सड़कें इस प्रकार हो गई, ये छोटी सड़कें हो गई। इस प्रकार ये छोटी सड़कें भी हुआ करती थी। ठीक है, जो घर बनाए जाते थे वो घर इन्हीं के मध्य में बनाए जाते थे। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे ये घर बने हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधे और सही तरीके से बनाए जाते थे। इस प्रकार के घर बनाए जाते थे और इन घरों के जो दरवाजे हुआ करते थे, वो दरवाजे जो मुख्य सड़क हुआ करती थी ना, उस मुख्य सड़क की तरफ ना खुलते थे, और वो कहाँ खुलते थे, वो छोटी जो सड़कें होती थी उसकी तरफ खुलते थे। खिड़की दरवाजे कहाँ खुलते थे, जो छोटी सड़क हुआ करती थी उसकी तरफ खुला करते थे। जैसे मैं एक बड़ा डायग्राम बनाऊँ, ये मुख्य सड़क है। ठीक है, और इसके पीछे एक छोटी सड़क है। तो ये मुख्य सड़क है, इसकी तरफ ना खोलकर वो छोटी सड़क की तरफ अपने खिड़की दरवाजे खोला करते थे, और पीछे जो मुख्य सड़क है उसकी तरफ नहीं खोला करते। हो सकते हैं कोई नियम वहाँ के हुए हों, या फिर धूल मिट्टी घर मकानों में ना घुसे, इस कारण भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के टीले हुआ करते थे। उन टीलों में एक सुरक्षा दीवार हुआ करती थी। सुरक्षा दीवार के अंतर्गत वहाँ पर मकानों का नियोजन किया जाता था। मकान जो शहर बसे हुए होते थे उनकी सड़कें एक समान समकोण पर काटती थी, और उनके मध्य में जो घर बने होते थे उनके दरवाजे मुख्य सड़क के बजाय छोटी सड़कों की तरफ खुलते थे, खिड़की दरवाजे। इसके साथ बात करें कि इनके मकान की, तो मकान किस प्रकार के हुआ करते थे। ज़्यादातर जगह पर जैसे इनके घर मकान का जो दरवाज़ा हुआ करता था उसके आगे एक दीवार खींच दी जाती थी, दीवार खींच दी जाती थी। ठीक है, जिससे इसका क्या कारण हो सकता है कि बाहर से जाने वाला कोई भी व्यक्ति अंदर क्या चल रहा है ना देख सके। एक दरवाजे के जस्ट सामने एक दीवार खींच दी जाती थी और यहाँ से उसका रास्ता हुआ करता था। इस प्रकार से यहाँ रास्ता हुआ करता था अंदर जाने के लिए। तो ये एक अच्छी व्यवस्था थी, जाती कि अंदर क्या चल रहा है कुछ दिखाई ना दे, अगर गेट खुला रह जाए। ठीक है, खुला रह जाए बाई चांस, तो एक दीवार हुआ करती थी। अगर बात करें घरों में, तो घरों प्रत्येक घर में एक कुआं मिलता था, और उस कुएं का पानी निकास की व्यवस्था भी बहुत अच्छी मिलती थी। ठीक है, बहुत ही अच्छी वहाँ पर नाली व्यवस्था थी। उनका पानी मकान से बाहर जाने के लिए नालियाँ हुआ करती थी, और एक सीधी रेखा में अच्छी तरीके से ढके हुए, नालियों के ढके हुए तरीके से, और जो मुख्य नाली हुआ करती थी मेन शहर की उसमें जाकर मिल जाती थी। ठीक है, मिल जाती थी। और जो मुख्य नाली हुआ करती थी वो थोड़े काफ़ी दूरी के बाद कुछ दूरी के बाद एक चैम्बर बनाया जाता था, जिसमें नाली का कचरा इसमें इकट्ठा हो जाता था, और यहाँ से एक दूसरी नाली के द्वारा अच्छा पानी, मतलब एक पानी को आगे निकाल दिया जाता था। कचरा इस चैम्बर में रह जाता था और उस कचरे को बाद में साफ़ कर दिया जाता था। और इसके बाद इसको जो नाली का पानी है जो पास में नदी बह रही है उसमें डाला नहीं जाता था, और एक बड़े गड्ढे में इसको स्टोर किया जाता था, जिसमें यह ज़मीन के अंदर समाता रहता था। इसको नदी में नहीं जोड़ा जाता था ताकि नदी खराब ना हो, इस कारण से। तो एक बहुत ही अच्छी, और एक कहें कि बहुत ही, आज के ज़माने में हम इन चीज़ों को नहीं सोचते हैं, उस ज़माने में ये चीज़ें मिलती थी। ठीक है, एक अच्छी नाली व्यवस्था, अच्छी सड़क व्यवस्था, अच्छे मकान, सीढ़ियाँ, और कहीं कहीं देखा गया है कि वहाँ पर शौचालय भी उपलब्ध हुआ करते थे। तो देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि आज के ज़माने से भी उन्नत सभ्यता वो रही होगी। ठीक, तो इस प्रकार के उसके नगर नियोजन था। इस जो पद्धति थी
ये जो पद्धति थी नगरों की, एक समान संरचना में समान तरीके से एक समकोण पर काटती हुई सड़कें जो मिलती हैं, इस पद्धति को बोला जाता है ग्रिड पद्धति। इसको ग्रिड पद्धति बोला जाता है, याद रखना है, इसको ग्रिड पद्धति बोला जाता है। इसको ग्रिड पद्धति बोला जाता है। अब बात करें यहाँ से जो भवन मिले हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े भी भवन मिले हैं, यानी कि एक सामुदायिक भवन कह सकते हैं। यहाँ से सामुदायिक भवन भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करें, एक स्नानागार मिला है। स्नानागार कहाँ से मिला है? तो स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। इसके साथ ही एक अन्नागार मिला है। एक अन्नागार मिला है। कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। ठीक है। इसके साथ ही सामुदायिक भवन मिले हैं। सामुदायिक भवन मिले हैं जिससे कि लोग रह सकें। तो इस प्रकार के बड़े बड़े भवन भी मिले हैं। अब बात करें कि यहाँ की मुख्य फसलों की, तो मुख्य फसलें कौन सी थी? तो गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ यहाँ की मुख्य फसलें थी। मुख्य फसलें क्या थी? तो गेहूं और जौ यहाँ की मुख्य फसलें हुआ करती। इसके बाद बात करें तो मिठास की, तो मिठास में ये किस चीज़ का यूज करते थे? तो मिठास के लिए शहद का यूज करते थे। ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं यहाँ के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इस यहाँ से बनने वाले क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए किस कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए अगर आ जाए कि सिंधु सभ्यता की राजधानी क्या थी, तो सिंधु सभ्यता की राजधानी हमारी मोहनजोदड़ो थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की राजधानी थी। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर वृक्ष पूजा और मार्त पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन से? वृक्ष पूजा और मार्त पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। इसके साथ ये भी याद रखना है कि यह जो सभ्यता थी यह मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है। अगर इसके बाद बात की जाए, यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके साथ ही एक नगरीय सभ्यता थी, साथ ही यह व्यापारिक सभ्यता थी। ये व्यापार पर स्थित थी। मतलब कि अगर वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो वह पशु और फसल, ठीक है, यानी कि बात करें तो किसानों पर फसल पर थी। ठीक है। लेकिन यह कैसी थी? ये व्यापार को मान्यता देती थी, व्यापार पर चल रही थी ये सभ्यता। ठीक है, बहुत आगे थी। इसके बाद बात करें तो यहाँ से किसी मंदिर जैसी चीज़ नहीं मिली है। कोई मंदिर नाम की चीज़ यहाँ से नहीं मिली है। इसका मतलब यह किसी किसी भगवान वगैरह इन चीज़ों के बारे में यहाँ से कोई जानकारी नहीं मिली है, यानी कि उनको ये नहीं मानने वाली थी। तो किसकी पूजा करती थी? ये वृक्ष की, यानी कि वृक्ष से हम समझ सकते हैं कि यह हमारी प्रकृति की पूजा करती थी। ये प्रकृति की पूजा करती, अगर वृक्ष की पूजा कर रही तो हम समझ सकते हैं ये वृक्ष की पूजा करती थी। इसके साथ ही मात सत्तात्मक थी और मात की पूजा के अवशेष मिलते हैं यहाँ के सिक्कों से। सिक्कों पर एक देवी के चित्र मिलते हैं, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये मात सत्तात्मक थी। ठीक है। अगर बात की जाए कि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर खोजे गए हैं, तो सबसे ज़्यादा स्थल हमारे गुजरात से खोजे गए हैं। ठीक है, याद रखना है। तो स्वतंत्रता के बाद कहाँ से खोजे गए हैं? तो गुजरात से सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। इसकी जो बाकी चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि कौन कौन सी जगह से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन के जो आते हैं, वो सारी चीज़ें हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।